हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीपीएससी जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर जो आपकी टीचर वैकेंसी होती है, तो उसका जो पेपर है वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं विद डिटेल। तो पार्ट थर्ड है जो आपको पता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। पार्ट वन आपका लैंग्वेज क्वालिफाइंग होता है और पार्ट टू में आपकी जनरल स्टडीज आती हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं केमिस्ट्री का पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द की फैक्टर्स ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शन। तो देखिए, सॉलिड स्टेट जो रिएक्शंस हैं वो आपकी साइज ऑफ द पार्टिकल पे भी डिपेंड करती है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि आपका टेम्परेचर, प्रेशर या कोई स्ट्रेस है तो उन चीजों पे आपका डिपेंड करती है। तो यहाँ पे इसलिए जो अप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अप्रोच कैन बी एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस a high degree of homogeneity in the creation of ZnFe2O4 spinal structure। तो इस टाइप का जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें आपको अगर होमोजेनिटी, हाई डिग्री ऑफ होमोजेनिटी अगर आपने इंट्रोड्यूस करनी है तो वहां पे हम को प्रेसिपिटेशन मेथड जो है वो यूज करते हैं, जहां पे जो आपके जो प्रोडक्ट के जो आपके पार्टिकल्स आते हैं उनका साइज बहुत ही यूनिफॉर्म और स्मॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन द जोन मेल्टिंग अप्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वाज यूज्ड। तो यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल होता है कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो कॉन्सेंट्रेट होती हैं लिक्विड फेज में, मीन्स इम्प्योरिटीज कॉन्सेंट्रेट इन द लिक्विड फेज देन इन द सॉलिड स्टेट। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 74, विच सॉलिड स्ट्रक्चर हैज अ डेफिनेट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो ये आपको पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वही आपको डेफिनेट और शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद है, डैश इज अ क्रिस्टलाइन बेसिक रिपीटेटिव स्ट्रक्चरल यूनिट। तो ये सॉलिड स्टेट के ही सभी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है यूनिट सेल। यूनिट सेल जो है आपका वो एक रिपीटेटिव स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76, सल्फर एग्जिस्ट इन टू पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स। तो जो सल्फर है वो आपका रोम्बिक और मोनोक्लिनिक जो आपकी इसकी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हैं उसमें एग्जिस्ट करता है। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्रावियस लैटिसेस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो हमें पता है कि इसका टोटल नंबर होता है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट आर द क्रिस्टलाइजेशंस इनिशियल मटेरियल। तो यहाँ पे होता है आपका एक्वस सॉल्यूशन, मेल्ट, ग्लास और जेल। तो ये आपकी इनिशियल मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम्स occupied by a single gas in a mixture at the same temperature and pressure is referred। तो ये आपकी सिंपल आपकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे आपको पार्शियल वॉल्यूम जो है उसकी यहाँ पे आपको डेफिनेशन पूछी थी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, द प्रेशर at a single component in a gaseous mixture would exert if it existed alone in the same volume as the mixture and at the same temperature as the mixture is referred to as। तो ये भी आपका यहाँ पे उसने आपसे पार्शियल प्रेशर का जो आपकी डेफिनेशन है वो यहाँ पे डायरेक्टली पूछी हुई है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81, ओबेज रोल्स लॉ इन ऑल स्टेजेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें पता है कि जो आइडियल सॉल्यूशन है वो रोल्स लॉ की सभी कंडीशंस को फॉलो करेगा सभी कॉन्सेंट्रेशंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू परफेक्ट सॉल्यूशंस विद वॉल्यूम वी ईच आर कंबाइंड। परफेक्ट है मींस आइडियल सॉल्यूशन की बात करता है। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एज ए रिजल्ट। तो अगर आइडियल है तो वहां पे जो आपका डेल्टा वी मिक्सिंग होगा वो क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो कोई भी वॉल्यूम जो है वो उसका लॉस नहीं होगा मिक्सिंग करने के बाद भी। तो आंसर आ जाएगा आपके पास B2V, V प्लस V 2V। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेगेटिव साइड ऑफ द हीट ऑफ सोल्यूशन और मिक्सिंग इज द। तो वो होती है आपकी हीट ऑफ डिसोल्यूशन। ओके, जब आप मिक्सिंग करने के बाद जो आपकी हीट वहां पे जनरेट होती है तो उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ डिसोल्यूशन। नेक्स्ट है, अ सॉल्यूशन मेड ऑफ न्यूमरस कंपोनेंट्स इन विच ईच कंपोनेंट्स प्रॉपर्टी इज द वेटेड सम ऑफ इट्स सेपरेट प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पे भी वो आइडियलिटी की बात करता है, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन में आपने वॉल्यूम को ऐड किया था जब दोनों परफेक्ट थे, तो यहाँ पे भी वो वही बात बोलता है कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें आपने कंपोनेंट्स लिए हैं और जो आपका टोटल जो प्रॉपर्टी आती है लाइक 2V आता है तो वो इसका सम है, तो वो
किस केस में होगा, आइडियल सॉल्यूशन के केस में। तो ए जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 85। So question is, what is an example of camphor in N2 gas? So camphor is in solid state, N2 is your gas, so it will be solid in gas solution. Next question is, what happens when a solute crystal is added to a super saturated solution? तो आपको पता होना चाहिए कि वो ऑलरेडी सुपर सैचुरेटेड है। अगर आप अभी भी उसमें सोल्यूट का आप ऐड करना चाहेंगे तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, the solute precipitates out of the solution. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वायबल ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट है इरेटेड रिंग्स, नेक्स्ट है ब्रोंज एंड थर्ड इज हाइड्रेटेड सोल्ट। तो ब्रोंज जो है वो आपका एक सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, हाइड्रेटेड सोल्ट भी आपके सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, इरेटेड ड्रिंक्स जो है वो आपकी लिक्विड स्टेट में है। तो यहाँ पे अगर हम इन जो आपके अवेलेबल ऑप्शंस में अगर हम जाएं तो जो ए है वो आपका वाइबल ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 इज अ कैथोड एंड एन एनोड आर द मोस्ट कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स अबाउट द कैथोड इज करेक्ट। तो देखिए फर्स्ट है ऑक्सीडेशन अकर एट कैथोड, तो ये करेक्ट नहीं है, ऑक्सीडेशन होता है आपका एनोड पे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन मूव्स इनटू द कैथोड, तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, यूजुअली डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन, तो ये भी इनकरेक्ट है, कैथोड को हम पॉजिटिव साइन देते हैं। तो जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ट्रू। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है सेल पोटेंशियल एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो सेल पोटेंशियल जो है वो आपकी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो रिएक्शन कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करती। सी ऑप्शन देख लेते हैं, द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये भी आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं कि वहां पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। तो केमिकल रिएक्शंस आपको क्या देती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपने ऑप्शंस में देखें, वोल्टाइक सेल जो है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, फोटोवोल्टाइक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो जो फोटोवोल्टाइक सेल है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो आपकी डेफिनेशन है उसको एग्री नहीं करता। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन अबाउट द मेन सेल इज करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे पूछा है एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी सेल इज अ मरकरी सेल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी कि जो मरकरी सेल है वो एक प्राइमरी सेल होता है। नेक्स्ट है आपके पास एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इज अ निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल। देखिए निकिल कैडमियम जो है वो एक रिचार्जेबल टाइप का सेल है, मतलब कि एक सेकेंडरी टाइप का सेल होता है। तो ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड, ये भी इनकरेक्ट है, आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट है इन अ ड्राई सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें पता है कि ड्राई सेल में आप अमोनियम क्लोराइड जो है उसको यूज करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ लेड स्टोरेज बैटरी इज फॉल्स। तो देखिए लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो आपका एक सेकेंडरी टाइप का सेल होता है जिसको आप रिचार्ज कर सकते हैं टाइम टू टाइम और उसको आप उसके बाद यूज भी कर सकते हैं, जैसे हमारे घर में इन्वर्टर है। तो ए ऑप्शन जो है वो फॉल्स है, राइट, यही हमारा आंसर है। आप बाकी के ऑप्शन भी देख लें। कैथोड इज मेड अप ऑफ लेड ऑक्साइड, ये करेक्ट है। एनोड इज मेड अप ऑफ लेड, ये भी करेक्ट है। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स इज ड्यू टू। तो कंडक्टिविटी जो है वो मूवमेंट की वजह से होती है, आयंस के मूवमेंट की वजह से, राइट। तो ये जो बी है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टू डीकंपोज। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, इन अ फ्यूअल सेल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ फ्यूअल। तो आपका जो एक फ्यूअल सेल होता है वहां पे हम यूज करते हैं हाइड्रोजन को।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन टू अ फ्यूल सेल्स कैथोड। तो फ्यूल सेल के कैथोड पे आप ऑक्सीजन जो है वो आप वहां पे दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। तो क्वेश्चन नंबर 98 जो है वो ये है, द स्टडी ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स इज कॉल्ड। काइनेटिक्स मीन्स द रेट, जहां पे आप रेट कांस्टेंट रेट को स्टडी करते हैं, स्पीड को स्टडी करते हैं, तो वो हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। देन आपका ये भी ठीक है, द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसीलिए जो आपका डी ऑप्शन है वो यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट आंसर है, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन रेट कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ईच रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन इज। तो यहाँ पे होगा आपका यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट टेम्परेचर कोफिशिएंट एक्सप्रेशन। तो आपको n जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट का आपको एक्सप्रेशन बताना है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यही ये करेक्ट आपका एक्सप्रेशन है कि रेट कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर प्लस 10 डिग्री, राइट। तो आप जब 10 डिग्री आप इंक्रीज कर देते हैं किसी भी टेम्परेचर पे, तो आपका जो कोफिशिएंट है वो उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर है आपके पास 101। When the temperature rises, what happens to the peak of the curve in a Maxwell-Boltzmann distribution graph? देखिए ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो आपका ये ग्राफ है कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो ये जो आपका ये पोर्शन है, राइट, इन मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होती है। तो ये बढ़ कैसे रहा है, आपसे सिर्फ यही पूछा है। तो ये बढ़ता है शिफ्ट फॉरवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, तो आगे जाता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है। तो जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड रिएक्शन रेट्स कैन रिवील द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट। तो किस किस पे आपका ये जो है वो डिपेंड करता है, तो वो बताना है। तो वो आपका डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट डज टेम्परेचर हैव ऑन हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए अगर फर्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें तो हमें एक रिलेशन पता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो रेट कांस्टेंट है वो यहाँ से क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और हमें पता है कि जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब टेम्परेचर और आपका जो टी हाफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे उसने कोई आपको इफेक्ट नहीं दिया कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। तो अल्टीमेट इफेक्ट ये है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो आपका टी हाफ है वो डिक्रीज होगा, राइट, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो टी हाफ आपका इंक्रीज हो जाने वाला है। मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द आपकी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। तो जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे मोर एप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 104। तो क्वेश्चन नंबर 104 में आपसे पूछा है ओनली अ सिंपल होमोजीनियस रिएक्शन रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। देखिए जब आप किसी भी रिएक्शन की रेट को जब आप मेजर कर रहे हैं या उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, तो इन सभी मेथड्स को यूज कर सकते हैं। आप ग्राफ का यूज कर सकते हैं, हाफ लाइफ पीरियड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और इंटीग्रेटेड लॉ से भी या उस मेथड से भी आप जो रेट है उसको स्टडी कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपके पास मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 30 मिनट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट। मतलब कि आपको यहाँ पे दिया है टी हाफ कितना, आपको दिया है 30 मिनट्स और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हमें पता है कि टी हाफ जो है वो कितना होता है 0.693 अपॉन के, राइट। तो यहाँ से आप के कैलकुलेट कर सकते हैं। टी हाफ आपको यहाँ पे गिवन है, तो जब आप इस कैलकुलेशन को करेंगे अपॉन 30 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगा 0.023, राइट, 231 और 23 आप कह सकते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टाइम इट टुक टू कंप्लीट 87.5% ऑफ द रिएक्शन। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑर्डर की यहाँ पे जो आपके पास फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। तो वो जो रिएक्शन है वो होती है आपकी टी जो हमें कैलकुलेट करना है, दैट विल बी इक्वल टू 2.03 अपॉन के होता है आपका। उसके बाद आता है आपके पास लोग, उसके बाद आता है ए माइनस एक्स की जितना परसेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप जब इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के है 0.023, देन आपके पास लोग है
तो A जो है वो आपका इनिशियल वैल्यू होती है रिएक्टेंट की, तो उसको हम 100% कंसीडर करेंगे। तो 100 माइनस एक्स कितने परसेंट हो गया आपका 12.5, 100 माइनस 87.5, तो ये हो गया 12.5। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा log 8। log 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, log 2 की टर्म्स में आप लिख सकते हैं, देखिए 8 होता है 2 रेज टू पावर 3, तो ये क्या हो जाने वाला है 3 log 2 हो जाने वाला है। तो जब आप इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, सभी वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा आपको सी ऑप्शन 90 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ रिएक्शन व्हाट इज अ ड्राइविंग फोर्स, तो वो होती है आपकी फ्री एनर्जी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट इज द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर इथाइल एसीटेट हाइड्रोलिसिस। तो इथाइल एसीटेट की जब हाइड्रोलिसिस होती है, हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो होती है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रिएटेड बाय द रिएक्शन ऑफ नेचुरल गैस एंड स्टीम इन द हेबर-बोश प्रोसेस। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लेते हैं, नेचुरल गैस मीन्स मीथेन लेनी है आपको, और वो जो है वो स्टीम के साथ आपकी रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे आपको मिलता है CO, एंड अगेन आपको ये स्टीम के साथ इसको रिएक्ट कराना होता है, एंड देन यू विल गेट CO2 प्लस आपको मिलता है हाइड्रोजन। तो आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट फॉर्म डज नाइट्रोजन टेक इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो आपकी नाइट्रोजन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 110। तो क्वेश्चन नंबर 110 है आपके पास व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ एटम्स इन p ब्लॉक एलिमेंट्स व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सेम पीरियड। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। p ब्लॉक में या किसी भी आप पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, व्हेन कॉपर चिप्स आर एक्सपोज्ड टू कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड व्हिच गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो देखिए जब कॉपर आप मेटल को जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो वहां पे एक पॉइजनस गैस वहां पे प्रोड्यूस होती है जिसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, व्हेन अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड व्हाट कैटलिस्ट इज यूज्ड। तो जब आप नाइट्रिक एसिड बनाते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं प्लेटिनम रोडियम गोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, 113 is this, which of the following statement about the hypophosphorus acid is incorrect। तो देखिए हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो होता है वो होता है आपका H3PO2। तो इसको फोस्फोरिक एसिड हम यहाँ पे नहीं कहते। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इसकी 1 ही है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं जनरल मेथड से, और ये एक मोनोबेसिक एसिड है। तो जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बतानी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5 फॉस्फोरस। तो पर ऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड जो है उसकी यहाँ पे +5 होती है। तो मैं उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसके पास 2 OH ग्रुप हैं, इसके बाद आपके पास बीच में आपके पास ऑक्सीजन है, देन अगेन आपका सेम स्ट्रक्चर है। तो जो आपके पर ऑक्साइड लिंकेज है तो ऑक्सीजन का आपके पास जो चार्ज होगा वो -1 होगा, जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं उन पे चार्ज होता है -2। 4 OH ग्रुप हैं आपके पास, चारों का हो जाएगा आपके पास -1 तो आप जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 4 × -1 4 OH, देन +2P 2 फॉस्फोरस हैं आपके पास, 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो मतलब 2 × -2, एंड देन आपके पास 2 ऑक्सीजन जो है वो पर ऑक्साइड लिंकेज में है। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे -4 एंड -2 तो ये टोटल हो जाने वाला है 10 = 0। तो एक फॉस्फोरस जो है वो +5 ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज को कैरी करेगा। नेक्स्ट है आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो जो जैसे मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो है वो है आपका H3PO2 और वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड जो होता है वो होता है H3PO3 और वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। तो इसीलिए जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाई इज नाइट्रोजन प्रिफर्ड इन द वेल्डिंग एंड कूलिंग ऑफ द मटेरियल। तो वेल्डिंग और कूलिंग में वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, द टर्म निक्टोजन और निकोजन रेफर्स टू विच ग्रुप।
तो ये होती है आपके ग्रुप 15। इस वर्ड का मीनिंग होता है पॉइजनस। तो जो आपका ग्रुप नंबर 15 वाले जितने भी आपकी गैसेज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो पॉइजनस एलिमेंट्स में कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट है 117, प्रोड्यूसर गैस इज डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर। तो यहाँ पे आपको उसका कॉम्बिनेशन बताना है। तो इसका कॉम्बिनेशन होता है CO प्लस N2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज एनी सब्सटेंस मेड अप ऑफ मल्टीपल रिपीटिंग यूनिट कोल्ड। तो देखिए, अगर हम पॉलीमर्स की भी बात करें तो ये पॉलीमर वर्ड जो है वो दो पार्ट में मिलके बनता है। पोली मीन्स होता है मैनी एंड मर मीन्स होते हैं जो पार्ट या जो रिपीटिंग यूनिट्स है। तो यहाँ पे इन पार्ट्स की या इन रिपीटिंग यूनिट्स का नाम पूछा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द पॉलीमर्स डज नॉट फॉल विद इन द कन्फिग्रेशन कैटेगरी। तो अगर हम कन्फिग्रेशन कैटेगरी की बात करें तो हमारे पास होते हैं एटेक्टिक, सिंडियोटेक्टिक एंड आइसोटेक्टिक, राइट। तो क्रॉस लिंक्ड वहां पे नहीं आते। तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें पूछा था डज नॉट फॉल, जो उससे बिलोंग नहीं करता। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल। तो if we will see the PVC, so PVC is a thermoplastic, then polyester is also thermoplastic, but epoxy is thermoset plastic. So not आपसे पूछा था, so answer will be B option. Next is question number 121, which of the following criteria does not apply to polymers? Source, we follow this criteria. Structure also we follow, but number of monomers generally we don't follow that. So option C is the correct answer. Next question है question number 122. क्वेश्चन नंबर 122 में आपसे पूछा है which of the following does not belong in the category of natural polymers. Cellulose is a natural polymer, we all know that. Okay, starch is also natural polymer, but rayon is man-made, right? So C option is the correct answer. Next is the synthesis of which of the following polymers necessitates the loss of tiny molecules on regular basis. See, we know that in condensation polymer या कंडेंसेशन, जब आप पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमें पता है कि जो छोटे मॉलिक्यूल जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, तो उनका लॉस हो जाता है। तो हमें वही पॉलीमर जो है, लाइक कंडेंसेशन पॉलीमर जो है, वो यहाँ पे चूज करना है। पॉलीथीन की बात करें तो वो एक एडिशन पॉलीमर है। नाइलॉन 66 जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है, राइट। और ब्यूनाइन की बात करें तो ये कोपॉलीमर है। तो आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज द क्रिस्टलिनिटी rises as the polymer's brittleness, so that will be increases. Next question है आपके पास question number 125, the polymer absorbs and expand. So generally polymers will absorb water and they will expand. Next is the which of the following short chain low molecular weight polymers are known as liquid or gas polymer. So they are oligopolymers. तो यहाँ पे जो आपके अगर हम उनके पार्ट्स की बात करें, सो दे आर फ्यूअर इन नंबर एज कम्पेयर टू द हाई, क्योंकि हाई में जो आपके रिपीटिंग जो यूनिट्स हैं उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन इज नॉट वन ऑफ देम। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन के 3 स्टेप जनरली हम फॉलो करते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन वहां पे नहीं आता, राइट। तो हमसे नोट पूछा था, तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 128, अ डाइसैकेराइड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 मोनोसैकेराइड आर बॉन्डेड टुगेदर बाय अ बॉन्ड। देखिए, मोनोसैकेराइड जब बॉन्ड बनाते हैं और डाइसैकेराइड की फॉर्मेशन करते हैं तो एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज उसको बोलते हैं। तो उस बॉन्ड को या लिंकेज को नाम दिया जाता है ग्लाइकोसाइडिक। नेक्स्ट इज सुक्रोज इज डैश केमिकल एंड द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन इज डैश इन नेचर। सो वी नो दैट सुक्रोज क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, लेकिन जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हो तो आपको मिलता है लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज। अब जो लीवोरोटेशन है फ्रक्टोज का, आपका एंगल जो है उसकी वैल्यू डेक्स्ट्रोरोटेशन से ज्यादा होती है। तो रिजल्ट में आपको क्या मिलने वाला है, नेट रिजल्ट होगा आपका लीवो। आंसर विल बी सी ऑप्शन, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द माल्टोज इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बतानी है। तो अगर हम माल्टोज की बात करें तो 2 ग्लूकोज पायरानोज की यूनिट है, ये बिल्कुल ठीक है।
डाइसैकेराइड है, ये भी ठीक है। इसके बाद नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये आपकी इनकरेक्ट है, यही आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस है, ये एक रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टार्च इज इनकरेक्ट। तो स्टार्च के बारे में हमें पता है आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी ठीक है। यहाँ पे ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपकी, ये एक नॉन रिड्यूसिंग हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए लैक्स द नाइट्रोजन बेस ऑफ। तो आरएनए में थायमीन नहीं होता, आंसर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लाइसिन इज एन एग्जांपल ऑफ अ पोलर बट अनचार्ज्ड अमीनो एसिड। देन अगेन आपको कुछ नाम दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को डिलीट भी किया गया था, लेकिन यहाँ पे अगर वो ये पूछता कि डैश इज एन एग्जांपल ऑफ पोलर बट अनचार्ज्ड अमीनो एसिड, देन ए शुड बी योर आंसर। जो सेरिन है आपका वो पोलर है बट अनचार्ज्ड अमीनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 134। 134, which of the following chemical classes does not belong to vast group of carbohydrates। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो हैं वो उनका अमाउंट भी ज्यादा है और उनमें काफी सारी कैटेगरीज भी आपको देखने को मिलेंगी, जबकि अगर पॉली हेलो एल्डिहाइड और पॉली अमीनो एल्डिहाइड आप देखेंगे तो उनका नंबर बहुत कम है। तो ये जो बी और सी अगर आप लेते हैं तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेटाबॉलिज्म इज फॉल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज ड्यू टू द प्रोसेस दैट बायोमोलिक्यूल्स डू नॉट हैव अ टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब है कि कुछ आपका रिप्लेसमेंट होता है या मूवमेंट होता है आपके मॉलिक्यूल्स का, बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा या ब्रेकिंग डाउन होगा इस तरीके से, जबकि ये बोलता है कि इस तरीके की मूवमेंट या इस तरीके के फॉर्मेशन या ब्रेकिंग डाउन नहीं होगा। तो यही होता है मेटाबॉलिज्म में। तो ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे अभी तक आपका करेक्ट आंसर लग रहा है। बी ऑप्शन में, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ट्रू है। इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 136, हाउ कैन वी मेक एन अमाइन फ्रॉम एन अमीनो एसिड। तो ये आप बना सकते हैं इजिली बाय डीकार्बोक्सिलेशन। Decarboxylation means removal of carbon dioxide. Next is question number 137. When converting a disaccharide to monosaccharide, which bond is hydrolyzed? तो जब आप कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड है उसको आप हाइड्रोलाइज करते हैं। टू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली फ्रॉम द एल्कोहल, तो आपने OH से डायरेक्टली क्या बनाना है, COOH बनाना है। तो बोलता है कि यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको यूज होगा। तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है जो है आपका एसिडिफाइड KMnO4। नेक्स्ट इज व्हेन फिनोल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, व्हाट इज द रिजल्ट। देखिए जब आप फिनोल लेते हैं और उसकी रिएक्शन आप Br2 से कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है 2, 4 एंड 6 ब्रोमोफिनोल, और इसका जो कलर है वो है व्हाइट PPT। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 140। The Lucas test was carried out on 3 different compounds A, B and C. Compound A and B were turbid at ambient temperature while compound C did not become turbid until it was heated. Which one of the following compound is tertiary in structure? देखिए लुकास रिएजेंट को हम यूज करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए कि आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो जनरली क्या होता है कि अगर आपका 3 डिग्री है तो वो आपका इमीडिएटली टर्बिडिटी आपको देता है, इमीडिएटली टर्बिडिटी देता है। और अगर आप सेकेंडरी की बात करें तो वो स्लोली देगा, थोड़ा सा टाइम लगाता है। और फर्स्ट डिग्री जो है वो वहां पे आपको टर्बिडिटी नहीं देगा, तो टर्बिडिटी जो है वो वहां पे नहीं देगा। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो वो बोलता है कि ए और बी जो है वो इमीडिएटली आपको टर्बिडिटी देता है, और वही वो पूछ रहा है कि इन तीनों में से टर्बिडिटी कौन देगा, या अल्टीमेटली वो पूछता है कि टर्शरी कौन है। तो ए और बी दोनों ही हो सकते हैं, और अगर वो सी की कहता है तो वो भी कह रहा है कि हीटिंग के बाद वो भी देगा, मीन्स अगर वो स्लोली भी देता है तो दैट शुड बी सेकेंडरी। अब ए और बी में हमें नहीं पता कौन है, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द एप्रोप्रिएट आंसर, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स
इज फॉर्म्ड व्हेन सेकेंडरी एल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड। देखिए प्राइमरी एल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करते हैं देन यू गेट एल्डिहाइड, एंड सेकेंडरी एल्कोहल को जब आप करते हैं ऑक्सीडाइज देन जनरली यू आर गेटिंग कीटोन्स। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। तो देखिए जब आप एसिड कैटेलाइज्ड करते हैं हाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, तो वो आपको एल्कोहल देता है। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन ये नहीं देगा, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड डेफिनेटली देगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपका अप्रोप्रिएट आंसर आने वाला है वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 143, द कन्वर्जन ऑफ ट्राई एल्काइल बोरेन टू एन एल्कोहल डज नॉट रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, हम ट्राई एल्काइल बोरेन लेते हैं, ट्राई एल्काइल आप बोरेन लेते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं NaOH, राइट। तो ये तो आपका ठीक है, इसको यूज करते हैं, लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हम लेते हैं वाटर की प्रेजेंस, तो तब जाके आपको जो मिलता है वो मिलते हैं आपको एल्कोहल, राइट। तो इस तरीके से कुछ आपकी रिएक्शन होती है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे डाइबोरेन जो है वो नहीं लेते, हम ट्राई एल्काइल बोरेन लेते हैं, प्लस में ये रिएक्शन कंडीशंस है। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ईथर्स में बी यूज्ड एज सोलवेंट बिकॉज दे रिएक्ट ओनली विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो सिर्फ एसिड से रिएक्ट करते हैं, सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 145, एन एराइल कार्बन कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। एराइल मीन्स यहाँ पे एरोमेटिक की बात करता है, आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रेजेंस की बात करता है। तो इथेनॉल तो आपका एलिफेटिक है, विनाइल अल्कोहल भी आपका एलिफेटिक है, फिनोल ही खाली आपको एराइल कार्बन दे सकता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इट इज कॉल्ड डैश ईथर व्हेन एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड टू द आइदर साइड ऑफ द ऑक्सीजन इन एन ईथर। तो इस तरीके की बात करता है। तो अगर आपके जो ये R और R डैश आपके डिफरेंट होते हैं, जैसे कि इथाइल मिथाइल ईथर की बात करें, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं CH3 लगाऊं और यहाँ पे आपके लिए CH2CH3 लगाऊं, तो ये मिक्स्ड ईथर बोलते हैं इनको, जब R और R डैश आपके डिफरेंट हो। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स इज नॉट पॉलीहाइड्रिक। तो मतलब एक से ज्यादा आपके OH ग्रुप जहाँ पे नहीं है। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल OH आपको मिलेंगे। इथाइलिन ग्लाइकोल में भी आपको 2 OH देखने को मिलते हैं, CH2, देन अगेन का फॉर्मूला होता है CH2OH CH2OH। और अगर हम अपने प्रोपाइलिन अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पे भी आपको मल्टीपल OH देखने को मिलते हैं। साइक्लोहेक्सेनोल जो है यहाँ पे एक ही OH होता है आपका साइक्लोहेक्सेन रिंग पे। तो जो C जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन रिजल्ट इन कीटोन्स। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ये आपका नहीं है, ये एल्डिहाइड आपको देगा। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल ये ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल में आपको कीटोन मिलेगा। डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल ये डिहाइड्रोजिनेशन, ये भी आपका इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपके पास द रोजनमंड रिएक्शन कैन प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखिए जो आपकी रोजनमंड रिएक्शन है उसमें हम जनरली क्या लेते हैं, आपको प्रोडक्ट पूछा है विच कैन प्रोड्यूस। तो अगर आप यहाँ पे लेते हैं RCOCl और आप रिएक्शन कंडीशन लगा देते हैं PDBSO4, तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिलता है एल्डिहाइड, राइट। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको बेंजल्डिहाइड यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं, राइट। और अगर हम मीथेनॉल की बात करें तो मीथेनॉल में जो आपका R ग्रुप है या जो एसाइल ग्रुप है दैट इज नॉट स्टेबल, दैट इज व्हाई ए ऑप्शन कैन नॉट बी योर आंसर। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन अकर्स बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो उनको क्या बोलते हैं, जब एल्डिहाइड और कीटोन की जो रिएक्शन है उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस तरीके से हमने सारे आपके जो क्वेश्चन थे केमिस्ट्री वाले पार्ट में, जो पार्ट 3 था सब्जेक्ट वाला, जो आपके क्वेश्चन थे वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस तरीके के आपके प्रिपरेशन के क्वेश्चन जो हैं वो अपलोड होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।